Hello everyone, welcome to my channel. And here I am Rishita from Rishikul Ayurvedic Medical College. ये वीडियो मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है और ये पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं बॉस गीता पांडे से। बॉस के बारे में इंट्रो देना चाहूंगी कि बॉस ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में अपने बैच में टॉप किया है और बॉस का बैच 2021 है। सो वेलकम बॉस एंड थैंक यू कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। Thank you so much for inviting me. चलिए आइए अब इस वीडियो में काफी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आपने जितने डाउट्स दे थे हम वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आप इस कॉलेज में आए तो आपकी नीट जर्नी कैसी रही, मतलब आपने कहाँ से कोचिंग करी या आपने कितने ड्रॉप्स किए, इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने जो अपनी नीट की कोचिंग की थी वो मैंने एलएम कोटा से करी थी। तो उसके बाद मैंने 2 ड्रॉप्स लिए थे जिसमें 1 साल मैंने कोचिंग की और 1 साल मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था तो कोचिंग थोड़ा इतना ऑनलाइन ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी विल बी द बेटर ऑप्शन। फिर ट्राई किया तो मेरा वो एमबीबीएस के लिए था, बट फिर करते रहे मैंने सेटल फॉर बीएमएस। मैंने कहा लेट्स चूज ऋषिकुल से करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या चीज़ है। उसके बाद इस तरीके हाँ थोड़ी स्ट्रगल वाली रही, कोविड आया उस दौरान तो काफ़ी वो वहाँ भी हो गया था हसल बसल टाइप का। वो तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप में भी रहा था, बट ट्राई करना था कि नहीं, क्योंकि कोई भी सेटल नहीं करता है, फिर हमने कहा नहीं ट्राई करते हैं। फिर सेकंड ड्रॉप में मैंने ऋषिकुल चूज़ कर लिया। तो आपने कॉलेज चूज किया था कि आपने एमबीबीएस चलो नहीं मिल रहा था आपने बीएमएस चूज किया, आपने कॉलेज कौन सा किया था बीएमएस में? ऋषिकुल फर्स्ट था आपका चॉइस? चॉइस तो फर्स्ट ऋषिकुल मेरी नहीं थी, बट उत्तराखंड में थी, लाइक स्टेट लेवल पे ऋषिकुल ही बेस्ट है और तो नहीं, क्योंकि 3 कॉलेजेस ही हैं यहाँ पे। और वैसे था कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या कोई दिल्ली का पीएचयू वगैरह सब ट्राई करते हैं, बट 3 मार्क्स भी तुम्हारे मैटर करते हैं, फिर उस चक्कर में हाँ लेकिन उत्तराखंड में चॉइस ऋषिकुल थी। तो जब आप आए यहाँ पर तो आपका एडमिशन हुआ यहाँ पर, तो एडमिशन के टाइम आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यहाँ पर आके? आप क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको भी पता है कैसा है। यहाँ तो मुझे लगा नहीं था कि इस तरह का कॉलेज है यहाँ पे, कोई जब मैं आई थी, क्योंकि ये बहुत पुराना है, इट्स लाइक 100-year old कॉलेज। तो जब मैं आई यहाँ एडमिशन भी, क्योंकि इधर भागो कभी उधर भागो, बहुत रश रहता था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि किधर जाए, बट हमारे सीनियर्स ने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी एडमिशन के टाइम पे। उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वो लेकर के जाते थे इधर उधर, इस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में, क्योंकि जो न्यू आया है ना उसके लिए जगह बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहेगी कि कहाँ जाना है क्या है, क्योंकि कॉलेज भी इतना वैसे अलग टाइप का है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, टीचर्स ने भी फिर हेल्प करी, तो उससे फिर सॉर्ट आउट हो गई। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि जो पहली चीज़ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। मुझे लगता है कॉलेज को जो अट्रैक्ट करता है कि वो ये है कि क्यों है इसकी रैंकिंग इतने ऊपर। ऑडिटोरियम दिखा के तो लगा था कि शायद काफ़ी अच्छा होगा, और वो अच्छा भी था, जब हम पहले दिन देखे तो ऑडिटोरियम वाज नाइस, बट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया और क्लासेस हो गई, तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नीड है उस चीज़ में। हॉस्पिटल इवन तो आप जैसे आए यहाँ पर सबसे पहले इंडक्शन पीरियड होता है ना आपका, तो वो कैसा रहा आपका, उसके बारे में कुछ? अच्छा रहा था काफ़ी, उसमें भी क्या कहते हैं 15 डेज़ का जो हुआ था हमारा, वो काफ़ी ठीक था। टीचर्स को हम टीचर्स से मिल गए थे, उन्होंने हमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी अवेयर किया था, बताया था, फ्यूचर बताया था। तो हम सारे टीचर्स से थोड़ा वो हो गए थे, थोड़ा हम आ चुके थे इस फील्ड में, फिर हम एंट्री ले चुके थे प्रॉपरली। तो वो मुझे लगता है जो ट्रांजिशनल करिकुलम है वो नीड थी इस चीज़ में, कि आप बहुत देर से आयुर्वेदा को ना जान के वहाँ पे थोड़े इसके प्रोज एंड कॉन्स को जान। मतलब आपके टाइम में ट्रांजिशन करिकुलम अच्छे से हुआ था? अच्छे से तो मैं नहीं कह सकती, उसमें भी काफ़ी सारे ब्रेक्स आए थे हमारे टाइम पे, कुछ चल रहा था कॉलेज का, अपना पर्सनल इशू चल रहा था, तो उस कारण हमारे ब्रेक आ गए थे, या फिर शायद समर वेकेशन हो गई थी, बट था हुआ कंप्लीट था हमारा पूरा। टीचर्स आते थे, बताते थे अपने पर्सनल ओपिनियंस। कि हमारे समय में जो ट्रांजिशन हुआ तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, कि मुझे लगा कि और बताया जा सकता था पर नहीं बताया। हाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप सोचते हो कि यार बताते, लाइक मुझे फ्यूचर का, हाँ कि आप लोग तो इस चीज़ में इतने टाइम से हैं, तो अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस लेवल पे और ले जा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे से बताया था कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो ठीक था। हाँ थोड़ा और बेटर हो सकता था, नहीं वो हमारा तो खैर फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए हमें लगा कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से इन्होंने अच्छा किया, मे बी तुम्हारे बैच में वो और अच्छा हो सकता था, उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मुझे याद है आते साथ ही संस्कृत वाली मैम आई थी, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछने लगे और हमें संस्कृत का कुछ नहीं आया, तो आपके साथ हमारी बेइज्जती शुरू, तुम्हें कुछ नहीं आता ये नहीं, वो मैम भी लाइक कि हाँ कि तुम्हें आना चाहिए था, कि 10th तक तो तुमने एटलीस्ट पढ़ी है संस्कृत, 3 साल पढ़ी, तो उन्हें लगता था तुम्हें आएगी, बट तब भी हमने संस्कृत हवा में ही उड़ाई होती है, किसी ने इतनी सीरियसली नहीं पढ़ी होती है।
तो वो एक चैलेंज तो रहती है। तो आपका जब यहाँ एडमिशन हुआ तो आपको हॉस्टल तुरंत मिल गया था या फिर आपका आपका स्टे कहाँ था कॉलेज में एडमिशन के बाद? तो कॉलेज के बाद एक्चुअली मैं थोड़ा यहाँ से पास ही रहती हूँ, वैसे मैं जो नेटिव है वो यहाँ का नहीं है, बट यहाँ मेरे पापा की वर्क प्लेस यहीं पे है, तो वो मैं थोड़े से पास रहती थी, तो मैं अप डाउन करती। फिर मुझे लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे हॉस्टल मिल गया। तो जब आप हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे तो आपने फिर आपकी पर्सनल लाइफ एक तरफ हो गई थी और यहाँ फिर कॉलेज, क्योंकि हॉस्टल में आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, आप ध्यान नहीं दे पाते अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों को? नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं था कि मेरी पर्सनल लाइफ या कॉलेज लाइफ कहीं पे डिस्टर्ब हुई हो, मेरा बैलेंस रहता था, बिकॉज़ बीइंग एन इंट्रोवर्ट आप अपनी पर्सनल लाइफ पे वो ध्यान हो ही जाता है। और मैं ऐसे टीवी में कुछ कहता था कि ऐसे सीरियल्स का तो मैं कर लेती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो बैलेंस हो गया था वो मेरे लिए ईज़िली, क्योंकि मैं पहले भी बाहर रही हुई हूँ, जब मैं कोचिंग के टाइम पे रही थी, तो आप वहीं से सीख जाते हो, आपकी आधी जर्नी वहीं शुरू हो जाती है, बट कॉलेज आके बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। कोचिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ इज़ अ बिग डिफरेंस, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ अगर आप बाहर आ जाते हो जैसे हॉस्टल में आ जाते हो तो मुझे लगता है हॉस्टल एक कम्युनिटी है, वहाँ पर आप मना नहीं कर सकते या ऐसा रहता है कि आप इन्वॉल्व होते हो हर चीज़ में, तो फिर अगर आप अपना कुछ से इंट्रोवर्ट है उनको ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि हमें पसंद नहीं है कम्युनिटी ज्वाइन करना लेकिन हमें ज्वाइन करनी है, तो वो चीज़ है। हाँ, तो ये मेरा ठीक था कि मैं ऐसी भी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपने थी। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं उसे ट्राई करती थी। अगर वो मेरे लिमिट में है कि मैंने कहा हाँ, इतना मैं कर सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए जाती थी। मैंने मुझे लगता है हर कॉलेज इवेंट में पार्टिसिपेट किया है स्टार्टिंग से। मतलब हमें लगा जैसे टॉपर होता है तो वो बहुत बुक फॉर्म टाइप होता है पर आपने सारी एक्टिविटी की। हाँ, मैं कभी भी ऐसी बुक फॉर्म रही ही नहीं हूँ। मैं तो इवन पढ़ाई भी मेरी जो अच्छी वाली होती है, वो पेपर डेट शीट के बाद ही शुरू होती है। उससे पहले नॉर्मल क्लासेस, लेकिन तो रेगुलर। आपका जब बीएमएस फर्स्ट टॉप गया तो उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ी कॉलेज के उससे कि क्लासेस ठीक से रेगुलर ना हो रही हो या प्रैक्टिकल कुछ कम हो रहे हो या टीचर्स की तरफ से पढ़ाना कुछ कम हो या आपको लगा हो कि यार यहाँ गाइडेंस कम मिल रहा है तो आपने कोई एक्स्ट्रा सोर्स यूज़ किया? ये जो तुमने बताई ये सारी दिक्कतें फेस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला होता है ये सब्जेक्ट्स। आपको इस सब्जेक्ट का कुछ नहीं आता, आपने ना 11th-12th पढ़ी है ना कुछ पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता। यू डोंट नो एनीथिंग क्रिया शैली, रचना शैली, संस्कृत जो हमने कभी नहीं पढ़ी, हम ध्यान नहीं देते, पदार्थ विज्ञान, तो वो चीज़ें ही अपने आप में चैलेंजिंग हो जाती है कि हम उन्हें शुरू कहाँ से करें। बट जब हमारा फर्स्ट इंटरनल हुआ था तो हमें थोड़ी चीज़ें उसके बाद समझ आई थी कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। फर्स्ट इंटरनल के बाद हम लोगों को समझ आ रहा था कि हम क्या पढ़ें। उससे पहले तो हमें सिलेबस भी देखना नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम देखें कि क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। वो तो अब एनसीआईएसएम ने ये थोड़ा अच्छा निकाला है कि एग्जाम्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जिसके कारण हम पढ़ते रहते हैं, नहीं तो वो बल्क ऑफ बर्डन हो जाता है जो हम नहीं पढ़ पाते। तो फर्स्ट इंटरनल के बाद मैंने थोड़ा जाके अपने आप को समझाना शुरू किया कि किस तरीके से पढ़ना है। क्लासेस नहीं होती, टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी बहुत दिक्कतें होती है, कभी बच्चे नहीं आते तो टीचर्स भी नहीं पढ़ाते थे, बट खुद पढ़ना पड़ता है। यूट्यूब मेरा सबसे फेवरेट सोर्स था, मैं उससे पढ़ती थी जितना पढ़ा जा सकता था, नहीं तो बुक्स। आप बुक्स से पढ़ो अपना। मॉडर्न तो यूट्यूब पे सारा अवेलेबल है, तो मॉडर्न साइंस आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और आयुर्वेद का भी एक दो चैनल्स काफ़ी अच्छे हैं, पीजी स्कॉलर्स उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। हमने काफ़ी जगह पे उनकी ली कि हम किस तरीके से पढ़ें, हम पढ़ें क्या, तो बहुत वास्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत न्यू टर्म्स है हमारे लिए, आप समझाइए। वही मैंने बोला इनिशियल जो 6 मंथ्स थे वो तो यही करी गए ऐसे सोचने में कि हम पढ़े क्या। जब एग्जाम ही सर पर आ गए तब हमने पढ़ाई शुरू की कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जाके थोड़ा हाँ इस तरीके से पढ़ सकता है, पूछा जा सकता है, तब जाके नहीं तो आप ये देखो ना कि एमबीबीएस में अगर मान लीजिए क्लासेस नहीं हो रही हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऐप्स हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले लो कोई भी चीज़ का, आपका सिलेबस वहाँ से हो जाएगा। लेकिन बीएमएस में मैंने देखा कोई सब्सक्रिप्शन या ऐसे ऑनलाइन कोई फेमस या कह लो आपकी इस पे हम भरोसा कर सकें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। वो हमारी दिक्कत है क्योंकि हम लोग भी उसे इतना सपोर्ट नहीं करते बीएमएस को, ठीक है, ऐसे चैनल्स को। एमबीबीएस को हम भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके अपने, बट अपने चैनल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे कि उनको कोई पढ़ाए। बट यहाँ पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी हैं काफ़ी सारी, मैंने देखी थी, बट मैंने प्रेफरली नहीं की वो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पहले मुझे अपना ही देखना था कि मैं कैसे वो करूँ। आते ही मैं कंपटीशन की तैयारी करने लग जाऊँगी तो मैं अपनी चीज़ों से ही वाकिफ़ नहीं हो पाऊँगी, फिर मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड हो जाऊँगी, मुझे पूरा समझ में तो वो जाएगा ही। तो मतलब जैसे आपने रिसोर्सेज बताए तो आप कोई स्पेशली कोई चैनल बनाना चाहते हैं क्योंकि मॉडर्न का मैंने देखा कि एमबीबीएस के जो चैनल्स हैं मॉडर्न के वहाँ से तो चलो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो जाती है, आयुर्वेद का कोई आप जो बताना चाहो कोई चैनल जिससे अच्छे हाँ, से कुछ पढ़े? इंडियन आयुर्वेदिक करके था, मैंने देखा था, उनका भी काफ़ी सही था। और एक दो चैनल और थे सर वगैरह, संस्कृत के मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी। वैसे हमारी मैम जो थी संस्कृत की वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी, वो थी जो रेगुलर क्लासेस लेती थी, इनिशिएटिव लेती थी, और उसके लिए देखी मैंने थोड़ी
बाकी इतना ज़्यादा आपको ना एक जगह पे नहीं मिलता है, सबसे दिक्कत ये होती है, आपको ढूँढने पड़ते हैं कहाँ का क्या है। ये सारे सब चीज़ एक जगह पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिलते तो वो शायद ईज़ी हो जाता। होप सो आगे कोई इसका इनिशिएट करेगा। हाँ, ये मुझे लगती है कभी कि बीएमएस के लिए कोई सब्सक्रिप्शन या कोई ऐप बना दो, हमें बहुत सारी डिफरेंट जगह जाना ना पड़े, बस उस ऐप को खोल के पढ़ इवन लें। आप मटेरियल भी आप सर्च करो विकिपीडिया पे तो वो भी कुछ ना कुछ दिखाता है कभी-कभी, तो वो दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि वर्ड्स ही वो चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली और हमारे में कुछ वो अलग होते हैं, तो वही वाली बात फिर है। वही कि एक तो हिंदी में होता है सब कुछ, हाँ। तो वो भी समझ नहीं आता क्या नहीं हिंदी में, क्योंकि हम लोग इंग्लिश वाले होते हैं सारे। वही, सबसे तो यही था हमारा, ये बता दीजिए क्या होता है, हाँ, ये बता हर दीजिए चीज़ को क्या होता है। ट्रांसलेट करना गूगल भी। चल रहा है साथ के साथ, अब उसमें भी वो वर्ड्स चेंज होते हैं रहते तो पूछा था अपनी तरफ से कि हम हर चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फिर पीजी स्कॉलर्स ने ही बताया था कि आयुर्वेद के कुछ ऐसे टर्म्स हैं, तो उसे ट्रांसलेट भी कर लोगे ना तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो फिर तुम्हें मतलब तुम उसे इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे जब उसका मीनिंग ही बदल जाता है तो? वही वो कहते थे कि तुम इसे कंपेयर करो ही मत मॉडर्न हाँ। से, ये अपनी एक अलग पैथी है, इसको इंडिविजुअल की तरह देखो, तुम्हें हर चीज कंपेयर क्यों करनी है। हाँ, हमें कंपेयर इसलिए करनी है कि हम आगे वाले पर्सन को समझा सकें कि तुम इससे रिलेट कर सकते हो उस चीज से, बट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो चीज वही ही होगी। वो तो हम सिम्टम्स और ये सब चीजें देख के हम कह रहे पा रहे हैं, बट फिर धीरे-धीरे आगे एक तो आते साथ ही बस ये सोचते हैं कि कुछ भी कोई भी टॉपिक आयुर्वेद का उठाओ उसे कंपेयर ही करना है कि अच्छा अस्थि पढ़ रहे हैं, अस्थि मतलब बोन्स यानी कि बोन्स पढ़ रहे हैं, ये अस्थि शारीर में काफी अलग चीजें, बहुत डिफरेंस है। श्लोक नहीं करना। तो आपने श्लोक कैसे याद किए थे या आपके आंसर्स में आप कितने श्लोक लिखते हो या कितने मुझे श्लोक के ये बारे में? था कि सारे श्लोक में कभी याद नहीं रहते, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक्स होते हैं जो पूरा सार टाइप का कह लो कंक्लूड कर देते हैं एक चीज को। अगर अस्थि का ही आप मान लो तो एक श्लोक है, तो उसका हितानी पंच विधानी करके कोई श्लोक था बड़ा सा, तो उसमें वो काफी कवर कर लेता था। तो वो कोई भी क्वेश्चन आया अस्थि का तो आप वो श्लोक उसमें डाल सकते हैं आराम से। तो ऐसे श्लोक में पढ़ लेती थी, याद कर लेती थी। रोज आपको रिसाइट करने पड़ते हैं श्लोक के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। हाँ, वो डिवाइड कैसे अगर डिवाइड आपने आज पढ़ा तो वो आपको कल फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वो भूल जाओ। और एग्जाम टाइम पे तो पढ़ना है ही 3-4 बार, और मेन श्लोक्स याद करने हैं, आप सारे नहीं कर सकते हैं, हम लोग इतनी बुद्धि नहीं है हमारे अंदर कि हम लोग सारे और कर आपने बोला रोज पढ़ना है, जैसे मान लो चरक की मैंने कुछ याद किए, तो चरक भी हो गई मेरी, अष्टांग की मैं याद कर रही हूँ, तुम्हें रोज फिर वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, तुम्हें रोज ज्यादा रिवाइज करना है। नहीं, जैसे तुम रोज का मतलब ऐसा भी नहीं कि डेली, अगर तुमने आज पढ़ा और एक श्लोक दोबारा रिवाइज किया नेक्स्ट डे, फिर तुम उसे ऑल्टरनेट कर लो, फिर 15 दिन बाद करो। ऐसा नहीं है कि रोज ही तुम्हें 15 श्लोक पढ़ना, फिर वो 15 के 40-50 ऐसे हो जाएंगे। वो तो जो तुमने लेटेस्ट याद किया है वो नेक्स्ट डे रिवाइज करो, उसे फिर छोड़ दो पीछे वाले। फिर पूरा एक हफ्ते या 15 डेज बाद तुम रिवाइज करो पहले कि तुम कितना रिकॉल कर पा रहे हो, मेमोराइज कितना है, फिर जाके आप चेक करो अपने नोटबुक्स में हम कितना पढ़ पाए उस श्लोक को। तो इस तरीके से श्लोक याद रहते हैं, और लिख के, मुझे तो लगता है लिख के भी बहुत अच्छे से याद होते हैं, बिकॉज मिस्टेक हो जाती है, नहीं तो लिखने में हाँ, वो श्लोक में भी वो संधियाँ होती हैं, वो जब तोड़ के लिखो तो उसमें इसलिए mistake फिर हो लिख जाती है। के मुझे तो पहले से ही मैं प्रेफर करती थी लिख के याद करना। आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, मतलब कितना श्लोक लिखना है या श्लोक का मीनिंग लिखना है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में, कैसे लिखोगे आप? जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे तो पहले तो देखा जाता है कि क्या पूछा गया है, उसमें 2-3 क्वेश्चन मॉडर्न के रहते हैं और बाकी आए। तो मैं श्लोक लिखना करती थी, एक श्लोक लिखा उसका एक्सप्लेन करा, हिंदी में करो बढ़िया से एक्सप्लेन, और पॉइंट वाइज लिखो कोई भी चीज़, पैराग्राफ वाइज में ना कोई नहीं पढ़ता इतना ज़्यादा, और जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे बॉक्स कर दो या अंडरलाइन कर दो। इवन मैं किसी श्लोक के रेफरेंस भी याद करना करती थी कि वो रेफरेंस आपको एटलीस्ट, अगर आपको नंबर याद नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस संहिता में है ये श्लोक, तो चाहे चरक संहिता का हो, सुश्रुत का हो, तो ऐसे मैंने लिखे हैं बॉक्स के लिए। और साफ लिखो जब तुम मौज को, और ज़्यादा मत लिखो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है जितना पूछा गया है उतना लिखो, ये नहीं कि तुम्हें आता है तो तुम लिखे जा रहे हो 10 मार्क्स कितने में। पेजेस, जैसे 5 मार्क्स से कितने पेज लिखे हैं? अब मैं पेज कभी नहीं देखती थी, मैं कंटेंट देखती थी कि मुझे कितना आता है, ठीक है। मैं और मेरी राइटिंग काफ़ी छोटी थी, तो ये मुझे डिसएडवांटेज रहता था कि मेरे पेज भरते भी नहीं एक थे। तो ना यूनिवर्सिटी शीट भी ब्लैंक होती है हाँ। और वो लैंडस्केप में होती है। आप उसमें लाइन मार्जिन्स ड्रॉ कर दीजिए सबसे पहले, वो बहुत बड़ी होती है, तो इस तरह के पेजेस की होती है, तो आप साइड में मार्जिन्स ड्रॉ कीजिए, वो अपने आप ही साफ सुथरा लिखने लग जाएगा। फिर सारे को जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस है 5 मार्क्स वाले, वो एक जगह अटेम्प्ट करिए। उसके बाद मुझे तो लगता है 5 मार्क्स में 1-2 पेज सफिशिएंट रहते हैं, मेरे जो बंदा छोटा लिखता है, और जो बड़ा लिखता है खुला उसके तो 3 पेज आराम से हो जाते हैं ऐसे। मतलब 5 मार्क्स में पहले तो हेडिंग लिखो, फिर श्लोक लिखो, हाँ, उसका फिर उसका डिफरेंस लिखो, और फिर उसका मीनिंग लिखो, ये नहीं कि श्लोक श्लोक का लिख के ही meaning। काम हो जाएगा, आपको उसका हिंदी मीनिंग भी लिखना है कि क्या बोल रहा है।
फिर अगर आपको उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन आता है तो आप वो एक्सप्लेन कर दो। और कोई Time मॉडर्न का- एस्पेक्ट टाइम तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि आपके जो सबसे पहले मैं जो अटेम्प्ट करती थी एमसीक्यूज 20 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके और वो जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर 20 आते तो 20 मिल गए, क्योंकि 10 मार्क्स में मुझे नहीं लगता कोई भी 10 आउट ऑफ 10 देता होगा, 9 8 मिलेगा, बट एमसीक्यू स्कोरिंग है तो आपने अगर सही किया तो सही पूरा होगा। तो मैं पहले लॉन्ग आंसर करती थी 10 मार्क्स की, क्योंकि 40 वेटेज है उसका और उसमें आपको कंटेंट ज़्यादा लिखना होता है। 5 मार्क्स में एक आप कम लिखोगे तो वो चल जाएगा, बट 10 मार्क्स में अगर आप कम लिखोगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। 5 को वो 6 नहीं कर सकता, बट 10 में वो 9 8 आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ भी पूछा है उसकी डेफिनेशन लिखो, श्लोक लिखो, उसका रेफरेंस, उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। अगर 10 मार्क्स में उसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी आपको आता है तो आप उसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी डालो उसमें, फिर डाइट तो इतनी सारी चीजें, और एक क्वेश्चन को कितना टाइम लेना चाहिए, 10 5 ऐसा कुछ अप्रॉक्स? ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। वहाँ जब आप अटेम्प्ट करते हो ना तो आप नहीं देखते कि आप मैं, लेकिन ऐसा है कि आपको 1.5 आवर देना है फॉर लॉन्ग आंसर। तो सेक्शन वाइज टाइम देना है। हाँ, सेक्शन वाइज आपको टाइम देना है। अगर आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा। एमसीक्यू आपने कर लिए, मैक्सिमम वो 15 मिनट्स लेते होंगे, 10 मिनट्स लेते हैं। पढ़ना है, करना है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो आता है, ठीक है, फिर वो नहीं आता। तो 1.5 आवर मैं लॉन्ग आंसर्स के लिए देती थी, ये ठीक है, अब मैं इसमें इतना कंटेंट लिख पा रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ इतना। और फिर उसके बाद जो दूसरे हैं उनके लिए 1 आवर काफ़ी रहता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के टाइम आपका क्या टाइम टेबल रहता था? जब हमारी डेट शीट आई थी तो वो 1 महीने पहले हमें दे दी गई थी। लाइक हमारे एग्जाम्स थे अगस्त से शुरू, तो हमें जून में आ गई थी, तो तभी से हम लोगों ने स्टार्ट, और हमारी समर वेकेशन चल रही थी उस टाइम पे, तो हम लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया था पढ़ना कि अब हम पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके वो, बिकॉज आपके लास्ट मोमेंट तक भी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। हाँ। वो आपको खुद ही पढ़ने थे। मेरे आज जो आधा थर्ड टर्म का सिलेबस था वो ऑलमोस्ट छूट ही रहा था, वो हमने खुद ही किया, तो अब उसे भी कवर करना है और पूरे कुछ पिछला लेके भी चलना है, पूरे 1.5 साल का आपको अपना लेकर के चलना है। तो और लेकिन हमारा गैप ठीक था कि हमें और 3-3 दिन की छुट्टियां मिली हुई थी हर एग्जाम के बीच में। 9 एग्जाम्स हमारे होते हैं, हर का पेपर 1 और पेपर 2 रहता है, तो ये अच्छा हो जाता था कि हमारा सिलेबस हाफ डिवाइड हो जाता था पेपर 1 में और पेपर 2 में। संगीता दिन में नहीं होता? बस संहिता में नहीं होता, बाकी सब में रहता है, तो संहिता में इवन कम ही देखा था, ठीक थे, तो वो हमने किया। और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया कि मैं पहले एक सब्जेक्ट लेती हूँ, उसे कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, फिर मैं उसे करती गई। फिर नेक्स्ट मतलब सबसे पहले मैंने अपने वो टॉपिक्स करे जो छूट रहे थे, जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं था तो एग्जाम से 1 महीना पहले। ओके, तो वो नया पढ़ना हुआ था कि मुझे लगा रिवाइज करना है ऐसा? नहीं, वो नया पढ़ना था मेरे लिए, तो वही ना, अपने आप से ही सीख रहे थे, हमें कोई गाइडेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि सबके ये वाला जो करिकुलम था वो नया था, तो इवन टीचर्स भी कुछ नहीं बता पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। और हमें भी पता था कॉलेज में आके खुद ही पढ़नी पड़ती है आधी चीज़ें, टीचर्स को बस आके थोड़ा नाम मार के पढ़ा के चले। तो आप अपना सिलेबस उठाओ जो आपका आया है, उससे एक टॉपिक लेके भी चलो कि ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट। तो हमने कुछ टॉपिक्स देखे नहीं थे, क्योंकि हम टीचर्स के भरोसे थे कि हमें पढ़ाएं, बट फिर हमने कहा रहने दो, खुद ही पढ़ लेते हैं, अपनी डेट शीट आ चुकी है। फिर हम लोगों ने कॉलेज भी नहीं गए, हमने कहा घर में पढ़ लेते हैं अपने आप से। रिवीजन मैंने सोचा था कि मैं 10 दिन पहले भी स्टार्ट करूँगी या 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं एक बार नए टॉपिक्स देखूँगी ताकि मेरा कोई टॉपिक छूटा है ना, अगर कोई एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। कोशिश ये रहती है कि जो वेटेज है उसके हिसाब से आप पढ़ने पहले कि किसको ज़्यादा मार्क्स दें। बाद मैंने रिविजन शुरू किया, लाइक अपना 5 दिन पहले मैंने तो रिविजन शुरू किया पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो जो एग्जाम की छुट्टी आती है उसमें मेरा रिविजन चल रहा होता था, मैं लिख के पढ़ती थी, तो मैं वही जो पिछला लिख के पढ़ा है वो मैं देखती रहती थी। मेरे नोट्स नहीं बनते थे क्योंकि मुझे हर चीज़ की पता नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट ही जा रही है ये, मैं क्या मिस करूँ इसमें से। और नोट्स बनाने का इतना मुझे आता नहीं था कि क्या बनाऊँ, मैं संहिता में क्या ही नोट्स बनाऊँगी, वो अपने आप में ही पूरी इंपॉर्टेंट है। एक को आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए नोट्स बना सकते हैं, बट और जो संस्कृत के नोट्स थे मेरे पास जो हमारी मैम ने दिए थे, तो हम उससे पढ़ते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे। बाकी जो मैं पर्सनल प्रेफरेंस करती थी, मुझे बुक अच्छी लगती थी, जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी या डाउट होती थी, मैं मार्क करके रखती थी, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करती थी पढ़ने। और आपका स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे कि इतना सारा सिलेबस है? सीनियर से कंसल्ट किया कि आप बताइए, काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी बताई हुई आई भी पेपर में, ऐसा नहीं कि हाँ बॉस लोग आपने बताया था ये आ गया, क्वेश्चन भी ये आ गया, तो वो आता है, वो लोग भी बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। बाकी वेटेज के अकॉर्डिंग कि आप क्या, ये ज़्यादा वेटेज है तो इसे पढ़ो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं ना वो आते ही हैं कि तुम उसे डिनाई नहीं कर सकते, टीचर्स भी आपको बहुत बताते हैं कि ये तो आता ही क्वेश्चन है, ये तो आता वही क्वेश्चन है, 5 में नहीं तो 10 में आ जाएगा, नहीं तो एमसीक्यू में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ ही जाएगा।
तो वो क्वेश्चंस भी एक अलग बना लो कि ये आ सकते हैं, तो है मैंडेटरी, मैं तो पढ़ना ही है। मतलब कि किसी क्वेश्चन पेपर की वो हाँ, बॉस और टीचर वही सब बता सबसे देते हैं। पूछो। हाँ, नहीं तो इतना सिलेबस होता है कि हमें लगता है कि कोई छोटा टॉपिक भी आ सकता है, जैसे क्रेनियल नर्व्स है तो हर क्रेनियल नर्व्स को भी पढ़ो, ऐसे इतना नहीं पढ़ना है, बट वही। ये कि जो आपके मेन टॉपिक्स है उसको पढ़ लो और वही। वो आ जाता है एग्जाम में। हाँ, यही है क्योंकि 5 और 10 में तो आप अगर ट्रेनिंग या कोई सी क्या है, अगर 12 भी लिख दोगे तो वो आपको देगा उस पे मार्क्स, वो छोड़ेगा नहीं। तो आपको लेकिन टॉपिक तो आना चाहिए। अगर आपको नया टॉपिक लगेगा तो आप क्या ही लिखोगे उसमें? हाँ, एकदम से एग्जाम में वही, कैसे तो आपको गो थ्रू उसकी डेफिनेशन से तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो वो हम लोगों ने किया था काफ़ी कोशिश, हम सारे ग्रुप डिस्कशन करते थे। मेरे को पीछे भी याद है, मेरी फ्रेंड ने पढ़ाया था, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था तो उसने थोड़ा अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करा था मुझे, तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। तो वो स्ट्रेस भी फिर बैलेंस रहता है, लेकिन स्ट्रेस उस टाइम बहुत रहता है, एक दूसरे को सब पढ़ रहे होते हैं पूरे पूरे दिन में, वो देख के आप बाहर भी नहीं जा पाते हो। आप 5 मिनट के लिए भी आपको सिर्फ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इससे अच्छा तो पढ़ लो। आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा आईआईटी का, और आप क्या सोचते हैं? कोविड के बाद जनरली मैं अगर बोलूँ तो इसका मुझे दिख रहा है राइजिंग कि कहीं ना कहीं है स्कोप, क्योंकि लोग भी अब ज़्यादातर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो आयुर्वेद के तरह लाइफस्टाइल पे आपकी वो कहते हैं कि हमें बीमार पड़ना ही नहीं, तो स्वास्थ्य रक्षण करना है सबसे पहले हमें, तो हमें की जो है उसको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। तो लोग जा रहे हैं, देख रही हूँ काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा है ये कराओ, पंचकर्म कराओ, और वो सब जो भी है जा रहे हैं, देख रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जो अवेयरनेस इस चीज़ के लिए दब चुकी थी। हाँ, मैं अभी ये बोलूँगी कि इमरजेंसी के लिए अच्छा नहीं है उतना, थोड़ा स्लो है, क्योंकि लोग कर नहीं रहे हैं एफर्ट्स। आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हो रही, जहाँ रिसर्च हो रही है वहाँ रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिसर्च कम हो रही है, फंड कम आता है, तो उस चक्कर में ये बढ़ नहीं पा रहा है। इस वजह से हम लोगों को ही बढ़ाना पड़ेगा, हमें ही रिसर्च करनी पड़ेगी आगे इस चीज़ की कि हम कैसे देख रहे हैं। हम खुद ही इंस्पायर हो जाते हैं एलोपैथी से, हमने वो भी अपने आप में एक अच्छी रहती है और ये भी अच्छी रहती है, दोनों को अलग अलग देखना ही बेटर है। कंपेरिजन तो करना ही नहीं चाहिए कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो बहुत आप मिक्सोपैथी को क्या सोचते हो? मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप आयुर्वेद ले लो, और हाँ। अगर आपको कुछ हो जाता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप वही वही मैं कह रही हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट आप कंपेयर करते हैं तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है कि ये यहाँ इससे अच्छा है, ये यहाँ इससे अच्छा है। हाँ, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट अब सोच रही है कि दोनों का कोलैब कर लें, तो वही। उससे क्योंकि हमें तो ट्रीटमेंट देने से मतलब है, पेशेंट आके नहीं पूछेगा कि वही क्या तो नहीं मैं उससे पूछता, तो सही होना है। उसे सही होना है। और एलोपैथी में इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट सबको चाहिए, सर दर्द पीसीएम खाली बस 2 मिनट में सारी जो भी दिक्कतें हैं वो, टाइम किसी को लगाना नहीं है, एफर्ट्स किसी को लगाने नहीं है। तो इस चक्कर से अगर कोई योगा कर रहा है, मेरे घर में मैंने देखा है लोग योगा करते हैं तो उनको दिख रहा है, तो बीमार नहीं है। पॉडकास्ट के लास्ट में आ गए हम, तो क्या लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि बीएमएस फर्स्ट टॉप में आपने जो मिस्टेक्स किए हो, आप चाहते हो कि हम लोग ना करें, आने वाले बच्चे ना करें, क्या मिस्टेक्स किए आपने? शुरू से ही ध्यान दें, गाइडेंस नहीं मिल रही है तो जाके मांगे, पूछें, कोई आपको नहीं बताएगा तो शर्म ना करें पूछने में। और आपको ऐसा लगता है कि बीएमएस में जैसे फर्स्ट टॉप में अगर टाइम रहता है हमारे पास, तो हमें कुछ एडिशनल करना चाहिए कि नहीं, आप केवल फोकस बीएमएस फर्स्ट टॉप में मतलब पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, या कुछ एडिशनल कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि नीट पे हम कुछ नहीं करते, कोचिंग फीस भी निकल जाता है, तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कुछ एक्स्ट्रा? हाँ, हम एडिशनल कर सकते हैं जो भी आपके है किसी भी तरीके, अगर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने वहाँ चले जाओ। अगर आपकी हॉबीज है आप वो करोगे तो यही टाइम है जब आप अपने आप को दे पाओगे। सेकंड क्रॉप और मुश्किल है और थर्ड क्रॉप और ज़्यादा, तो उसके बाद तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। अभी तो ये है कि अगर आप 2-3 घंटे की शांति से पढ़ रहे हैं तो चल जाएगा, और 1-2 घंटे मजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप नीट एस्पिरेंट्स जो अभी डायलेमा में है, जिससे नीट स्कैम भी हुआ है, उनके इतने मार्क्स आए पर उनकी रैंक नहीं बनी, तो अब शायद वो भी बीएमएस में आए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बीएमएस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, अच्छा है, सबकी चॉइस नहीं होती है आने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर और अच्छी कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि सीट्स कम, गवर्नमेंट को कम है, जॉब्स वगैरह कम है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो एक ही जगह पे कोशिश कर रहे हैं। सर, आप जूनियर से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारा बैच है या हमसे जो और जूनियर बैच है? पढ़ो लिखो और मजे करो, बस इसे ऐसे नेगेटिव मत देखो। जब इसमें आ गए हो तो पूरी तरह इन्वॉल्व होके अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान देके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब हो जाता है। मेहनत जो मेहनत करेगा उसे सक्सेस मिलेगी, चाहे वो किसी ने भी। तो आपको पॉडकास्ट कैसा लगा अपना टेक अवे जरूर है, और अपकमिंग वीडियोस में क्या टॉपिक होने चाहिए मुझे जरूर बताएं, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।